Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology lecture series of class 12. हम चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका मतलब होता है मानसिक बीमारी। इसके पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का विभाजन कैसे किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि हमारे जो एबनॉर्मल व्यवहार होते हैं, वो किन चीजों की वजह से प्रभावित होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी बीमारी को एक तरह से डिवाइड कर रहे होते हैं और उसे ग्रुप के अंदर डालते हैं, जिस अगर वो बीमारी किसी से शेयर होती है, उसके जो फीचर्स होते हैं वो किसी दूसरी बीमारी से मिलते जुलते हैं, तो हम उन दोनों बीमारी को एक ग्रुप के अंदर डालते हैं। तो इस तरह से हम बीमारियों को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी होता है ताकि जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकाइट्रिस्ट है या जो सोशल वर्कर्स है, वो इन बीमारियों को समझ सके आसानी से और इनके कॉजेस को भी जान सके, ताकि इनसे इनको कम करने के तरीके अपनाए जा सके। अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने एक मैनुअल पब्लिश किया था जिसका नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। इसको हम डीएसएम भी कहते हैं। इसका जो 5th एडिशन है, DSM-5, वो लेटेस्ट है। इसमें हर बीमारी के बारे में क्लिनिकल क्राइटेरिया बताया गया है, जो दर्शाता है कि हमें इस प्रकार का बीमारी है या नहीं है। तो अगर कोई इंसान उस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो उसे वो बीमारी होती है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस का 10th एडिशन जो है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था। इसमें हर एक डिसऑर्डर के सिम्टम्स दिए हुए हैं और उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया गया है कि उसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। इस प्रकार से हम डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करते हैं, जिसकी वजह से हम उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर प्रभावित होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स बताता है कि हमारे शरीर में अगर कोई दिक्कत है, जैसे जीन से रिलेटेड, किसी हार्मोन से रिलेटेड या कोई चोट वोट लगने से रिलेटेड, उसकी वजह से हमारे व्यवहार एबनॉर्मल हो सकते हैं। इसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। पहला है न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉब्लम्स। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के सेल्स होते हैं, जिसके बारे में आपने क्लास 10th बायो में भी पढ़ा होगा। जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं। एक स्टार्टिंग होता है जिसको हम एक्सन कहते हैं, और एक जो एंडिंग होता है उसे हम न्यूरॉन एंडिंग कहते हैं। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है। तो उन दोनों न्यूरॉन के जो बीच में छोटी सी जगह होती है उसे हम कहते हैं साइनेप्स। जो इस छोटी सी जगह में एक केमिकल रिलीज होता है हमारे शरीर के द्वारा, उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के लोग कहते हैं कि अगर इन न्यूरोट्रांसमीटर में दिक्कतें आती हैं या इम्बैलेंस होता है, तो इसकी वजह से हमारे व्यवहार एबनॉर्मल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं यानी घबराहट, वो गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड नाम के न्यूरोट्रांसमीटर के शरीर में कम होने की वजह से होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जो एक दूसरे तरह का मानसिक बीमारी है, जो जिसको हम साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं, ये डोपामिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की ज्यादा होने की वजह से होता है। डिप्रेशन सीरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर के कम होने की वजह से होता है। जेनेटिक फैक्टर्स ये कहते हैं कि हमारे जो जीन्स होते हैं, जो हम अपने मम्मी पापा के द्वारा पाते हैं बचपन से या जन्म से, उन्हें हम जीन्स कहते हैं। तो एक कोई भी सिंगल जीन किसी बीमारी को नहीं दर्शाता है, जबकि बहुत सारे जीन्स मिलकर कोई बीमारी या कोई एबनॉर्मल व्यवहार उत्पन्न कराते हैं। नेक्स्ट होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड्स मेंटल डिप्राइवेशन, यानी कि बचपन में अगर किसी बच्चे को अच्छा वातावरण नहीं मिला या उसको अच्छे से केयर नहीं मिली। दूसरा होता है फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी बचपन से बच्चे का जो अपने माँ बाप के प्रति व्यवहार है या उनसे रिश्ता है वो अच्छा नहीं रहा। मैलअडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि जो परिवार है वो अच्छा नहीं है, और स्ट्रेस की वजह से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उत्पन्न होते हैं। इसके 4 मॉडल्स होते हैं। पहला साइकोडायनेमिक मॉडल होता है, जैसे कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। साइकोडायनेमिक मॉडल सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। इनका कहना था कि हमारे जो अनकॉन्शियस डिजायर्स है, जिनके बारे में इंसान नहीं जानता है, वो हमारे व्यवहार को दर्शाते हैं।
हमारे व्यक्तित्व के जो तीन फोर्सेस होते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर को बदलते हैं या प्रभावित करते हैं। दूसरा होता है बिहेवियरल मॉडल। ये कहते हैं कि जो हमारे व्यवहार होते हैं वो सीखने की वजह से बदलते हैं। अगर हम गलत तरह से कोई चीज सीख लेते हैं तो उसकी वजह से एबनॉर्मल व्यवहार होते हैं। जो लर्निंग होती है वो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या सोशल लर्निंग के द्वारा होती है। और इसी में अगर हम गलत तरह से कोई चीज सीख लेते हैं तो हमें एबनॉर्मेलिटी का सामना करना पड़ता है। तीसरा है कॉग्निटिव मॉडल। ये बताता है कि एबनॉर्मल व्यवहार तब उत्पन्न होते हैं जब इंसान गलत या इरेशनल तरीके से सोचता है। वो किसी भी एक छोटी सी चीज चीज को देखकर पूरे सिचुएशन के बारे में सोच लेता है, जिसका मतलब होता है ओवर जनरलाइजेशन। तो ये जो गलत तरीके की सोच की वजह से एबनॉर्मल व्यवहार उत्पन्न होते हैं वो कॉग्निटिव मॉडल ने दिया है। लास्ट है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। ये कहते हैं, ह्यूमनिस्ट कहते हैं कि जो इंसान होता है वो सोशल बीइंग होता है, यानी कि उसे समाज में दोस्ती करना, कोऑपरेशन बहुत जरूरी होता है, ताकि वो खुद की जरूरतों को पूरा कर सके, अपने पूरी क्षमता को इस्तेमाल करके, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइज करके। एग्जिस्टेंशलिस्ट कहते हैं कि जन्म से ही हमें पूरी आजादी होती है अपने अस्तित्व को महत्वपूर्ण बनाने की और उसे मीनिंग देने की। जो इंसान इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पूरी कर पाता है, यानी कि अपना अस्तित्व नहीं जान पाता है या समाज से नहीं घुल मिल पाता है, उसे एबनॉर्मल व्यवहार कहते हैं। जो थर्ड फैक्टर है वो सोशियो कल्चरल फैक्टर है। ये कहता है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो समाज के द्वारा बताया गया है, या समाज की चीजों के वजह से हमारे जो व्यवहार होते हैं वो एबनॉर्मल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ परिवारों में अगर अच्छा माहौल नहीं मिलता है तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर को दर्शाता है। सोशल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स अगर खराब होती हैं तो वो एबनॉर्मेलिटी को बता सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, समाज में अगर कोई इंसान नहीं वैल्यू किया जाता है या उसे हमेशा बोला जाता है, अरे तुम तो ऐसे ही बोलते हो, तुम पागल हो, तो वो इंसान उसी तरह से व्यवहार करने लगता है, जिसे हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर तब भी हो सकता है अगर हम किसी इंसान को सामाजिक लेबल्स से बुलाएं, यानी उसे एक पर्टिकुलर लेबल दे दें कि तुम इसी लेबल में आते हो, तो उसकी वजह से एबनॉर्मल व्यवहार उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा है डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल। ये कहता है कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी जो मानसिक बीमारी है वो डायस्थेसिस के साथ उत्पन्न होती है। डायथिसिस का मतलब होता है कि किसी भी शारीरिक बीमारी का होना जो कि उत्पन्न हुई हो या बचपन से ही माँ बाप से इनहेरिट की गई हो। तो अगर हमारे शरीर तो डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है डायथिसिस, यानी कि किसी शारीरिक दिक्कत का होना। दूसरा होता है डायथिसिस में कैरी अ वल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारे शरीर में बायोलॉजिकल दिक्कत है उसकी वजह से मानसिक बीमारी उत्पन्न हो सकती है, यानी कि जो इंसान है वो रिस्क पे है, कोई भी डिसऑर्डर उसको हो सकता है। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स, यानी कि अगर समाज में स्ट्रेसर्स अच्छे मतलब प्रेजेंट हैं या उस इंसान के ऊपर आ गए हैं, तो वो साइकोपैथोलॉजी हो सकती है उसकी वजह से, यानी कि उसे मानसिक बीमारी हो सकती है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसी ही साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।